अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके आई थिंक सो नेक्स्ट 2 और एपिसोड आएंगे और ये नावल जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो कितने ही कदम का फासला सिर्फ 3 कदमों में तय कर गया। बारी बूटों की आवाज़ अस्पताल में तारी सन्नाटे को चीर सी गई। मैं तुम्हें थाम सकता हूँ, तुम्हारा सहारा देना मेरा काम है, ना कि हर एक ऐरा वगैरह मर्द का। वो शफ़ा की मरी कलाई को अपने हाथ में जगड़ कर एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोला। अंदाज़ा ऐसा था कि या तो मर जाएगा या फिर मार डालेगा। पहली बात यह कि जिसको आप ऐरा गैरा कह रही हैं वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, और दूसरी और आखिरी बात जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, अपने दिमाग में बिठा लें जल्द अज जल्द तो आपके लिए बेहतर है। क्या तुम भूल रही हो शफ़ा कि तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो? तुम्हारे मुखातिब इस वक्त कौन है? वो गोया। 1 मिनट, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धारी थी। ये जिस किस्म के आप दावे इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर कर रहे हैं ना, ये इख्तियार तो खुद ही आप अपने हाथों से गवा बैठे हैं, और अब मैं आपको कोई हक़ नहीं देती खुद को सहारा देने का। कतई बुरे लहजे में कहा गया था, और फिर हाँफते हुए गहरा सांस लेकर हाँक दफ़ा फिर से अपनी बात को पूरी किया। सहारा वो लोग देते हैं जो कभी खुद मुश्किल घड़ी में लड़खड़ाए ना कि वो जो औरत को हथियार बनाकर खुद को तरह खाम समझती हों और सीना चौड़ा करके निकल पड़ते हैं दुनिया को फतह करने। वो एक झटके से इसके हाथ से अपनी मरमरी कलाई को छुड़वा गई थी। आंखों में हकारत जबकि लहजे में तजाहत और खाई का अंसर महसूस किया गया था। ये मत बोलो कि ऐसे भी कुछ नहीं हुआ जिसकी बिना पर तुम इस कदर उछल रही हो, और ना मैं अब तुम्हें खुद से दूर करूँगा। तुम इसको तो मेरी ज़िद समझ लो या मेरी अना, मगर अब तुम ज़िंदगी भर मिसिस हमज़ा ही बनकर रहोगी। मैं तुमसे अपना हरगिज़ भी नाम अलग नहीं करने वाला। वो जैसे बहुत बड़े फैसले को पहुंच चुका था, आंखों के डोरे गुस्से की सुर्खी लिए हुए थे। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। देखते हैं कौन किस कदर अपनी बात पर कायम रहता है। वो अपनी तही जैसे हमज़ा को खुला चैलेंज कर गई थी। अशीर खामोश तमाशाई बना इन दोनों के मबैन हुई तल्ख कलामी को सुन रहा था। वो चाह कर भी इन दोनों के दरमियान नहीं बोल सकता था। चलिए अशीर, बहुत सुन ली और बहुत कह ली, वो तल्खी से कहती आशीर का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। हमज़ा ने अपने हाथ की मुट्ठी को गोल करके मुक्का बना के शीशे के दरवाजे पर दे मारा, जबकि रहमान साहब हर बात से बेखबर ज़ेरे असर नींद में थे। हम लोग हवेली जा रहे हैं, मान ने नाश्ते के बाद हल्के फुल्के अंदाज में बताया, इस तरह जैसे कोई मामूली सी बात हो। मगर क्यों? तुम जानते भी हो तब तक ठीक था जब तुम हवेले हुआ करते थे, मगर फजर नई नवेली दुल्हन है, और नई नवेली दुल्हन के वजूद में एक ख़ास खुशबू होती है जो ऊपरी मखलूक को खींचती है। दादी ने नरमी से समझाना चाहा। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मानी दुल्हन को इस वीरान और असेब ज़दा खाली हवेली में लेकर जाए। हाँ बेटा, आपकी दादी ठीक कह रही हैं। मेरा नहीं ख्याल आपका फजर को हवेली लेकर जाना ठीक होगा। बाबा साईं जो कब से खामोश बैठे थे, मज़ीद चुप ना रह सकते, अपने और अपने ख़ास रोबदार लहजे में बोले, जबकि फजर बगैर कोई तासरात दिए बस चेहरा झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ थी, जैसे ये ज़िंदगी का सबसे अहम काम हो। मान, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। पहली की बात और थी, मगर अब खैर से तुम्हारी बीवी है। कल कला को अल्लाह का करम होगा, तुम बाप के दर्जे पर भी फायज हो जाओगे। मैं नहीं समझती कि अब तुम्हारा अपनी बेवी को हवेली लेकर जाना मुनासिब है। गज़ल ने बेटे को बाज रखना चाहा। मान ने एक नज़र अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठी फजर पर डाली। इसको यकलक बहुत बिजी बिजी लग रही थी। मामा, हम अभी निकल रहे हैं, बस रात तक आ जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। मैं थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करता रहूँगा, कुछ नहीं होता, बस ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। मैं खुद भी तो अब अपनी गुड़िया से मिलना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैं इससे मिला ही नहीं, खोए खोए से अंदाज में बोला, जैसे ये जुमले अदा के लबों से खुद अदा न हुए हों, बल्कि शायद किसी और की ज़ुबान वो बोला हो। ठीक है बेटा, जिस तरह आप लोग मुनासिब समझे। हमाद साहब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि वो अब वहाँ जाकर ही दम लेगा। ये क्या, तुमने मना क्यों किया हमाद? तुम नहीं जानते कि वो कितनी ख़तरनाक हवेली है?
तुमने नहीं सुना गांव वाले क्या क्या बातें करते हैं, और हमने तो खुद इस हवेली से आती हद खौफनाक आवाज़ें सुनी हैं। फिर सब ये ठीक है क्या? तुम एक दफ़ा इसको सख्ती से कह सकते थे तो वो ना जाए। दादी ने गुस्से से बेटे को जाड़ पड़ाई फजर और रमज़ान के जाने के बाद। अम्मा, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप की बातों को अहमियत देना छोड़ देते हैं, और मैंने न जाने क्यों मान की आंखों में बगावत देखी अपने लिए। तो क्या इसका मतलब ये कि तुम अब इसकी हर जायज़ और नाजायज़ बातों को मानोगे? शादी होगी मगर इसका मतलब ये नहीं माँ बाप और बड़ों का एहतराम ही भूल जाए, हमारी बातों को अहमियत ही ना दे। दादी का गुस्सा किसी तरह भी कम होने को तैयार ना था। अम्मा, मैंने देख लिया इसकी आंखों में, वो अपने बीवी के हाथों मजबूर है। वो खुद से ये सब कुछ नहीं कर रहा। जो इसकी बीवी कह रही है वो इसके तरीके से चल रहा है। मेरा ख्याल है हमाद आप सही कह रहे हैं। अगर इस वक्त हमने किसी भी तरीके से मान को रोकना चाहा तो वो हमसे बदसन हो जाएगा। बेहतरी इसी में है कि हम खामोश रहें। बच्चों का शौक़ है, पूरा कर लेने दें। अल्लाह मालिक है, अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, सबसे सब बेहतर ही होगा। गज़ल ने सास को पुरस्कून करना चाहा, मुबादा कहीं इनकी तबीयत ही ना बिगड़ जाए। नहीं गज़ल और हमाद, तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो देख रही हूँ वो तुम लोग नहीं देख पा रहे। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है ये कल की आई लड़की मान को रगला रही है। ये ऐसी नहीं है जिस तरह से नज़र आ रही है। अम्मा, आपकी सोच है फजर बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा वक्त दें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हमाद ने भी माँ को मुतमईन करना चाहा, जबकि इनको खुद की आंखों में की सोचों की लकीरें गज़ल वाज़िह तौर पर पढ़ सकती थी। वो धीमी आवाज़ में गुनगुना रही थी, जैसे जल्द अज जल्द अपने साथ हुए इस हादसे को दिमाग की स्लेट से मिटाने की कोशिश कर रही हो। एक ख्वाब, खौफनाक ख्वाब समझकर भूल जाना चाह रही हो। उमर ने इसको बहुत बड़े इम्तिहान से बचाया, इसको अपना नाम दिया। उमर में खुद को समझाने की कोशिश कर रही, मैं जानती हूँ इन सब में आपका कोई कसूर नहीं, तो फिर मैं किन वजूहात के तहत आपको अपनी खुशियों से महरूम रखूँ? ये मेरे ऊपर गुनाह है और अज़ाब भी। अगर मैं अभी ख़ुद को फौरी तौर पर इस रिश्ते से वाबस्ता तकाज़ों पर अमल करने पर आमादा करने से कासिर हूँ। मैं चाह कर भी आपको आपका जायज़ और शरई हक़ नहीं दे सकती। कुछ अर्से तक या अल्लाह पाक मुझ में हिम्मत डाल दें, मैं उमर के साथ बने इस बंधन को जल्द अज जल्द तस्लीम कर सकूँ। ऐ अल्लाह पाक, तो मेरी मदद कर मेरे मालिक, और उमर को हौसला दे कि वो आगे भी मुझ जैसी बर्बाद हुई लड़कियों के साथ खुशो खराम ज़िंदगी बसर कर सके। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। लाइबा में ब्रश करके चेंज भी कर चुकी थी। वॉशरूम से फ्रेश होकर भी आ गया, और तुम तब से यहीं खड़ी हो जब से मैं बेडरूम में आया हूँ। उमर टावल से अपने नम बालों को खुश करता टेरेस में ही निकल आया था, और आकर इसके शाने को हिलाकर जैसे सोच की दुनिया में इसको वापस घसीट लाया। नहीं, बस उमर अंदर घुटन सी हो रही थी, इसलिए कुछ देर ताज़ा हवा लेने के घर से यहाँ चली आई। वो कहकर वापस अंदर कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी, जब यकदम उमर इसके रास्ते में हायल हुआ। लाइबा के हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? वो गमगीन लहजे में इसकी आंखों में आंखें डालकर इस्तफार कर रहा था। क्या अब हम दोस्त नहीं हैं? वो उल्टा सवाल कर गई थी। नहीं, हम दोनों तवाज़ुन से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, मगर अब मैं तुमसे तुम्हारी दोस्ती चाहता हूँ, मोहब्बत भरी शरारतों से भरपूर। आप मेरे शोहर हैं, मैं आपकी बहुत कदर और इज़्ज़त करती हूँ, और या ज़बरदस्ती ये हुई ना बात, तो बस इस लिहाज से तो मेरा हर हुक्म सर आंखों पर हो तुम्हारी। वो मुस्कुराया। खुद को इस रिश्ते के तकाज़े और आपके हकूक़ की अदायगी के लिए दिली तौर पर आमादा करने की कोशिश करूँगी। नज़रें झुकाए ठहरे ठहरे लहजे में बोली। वो धीमी आवाज़ में गुनगुना रही थी, जैसे जल्द अज जल्द अपने साथ हुए इस हादसे को दिमाग की स्लेट से मिटाने की कोशिश कर रही हो। एक ख्वाब, खौफनाक ख्वाब समझकर भूल जाना चाह रही हो। उमर ने इसको बड़े इम्तिहान से बचा लिया तो अपना नाम दे दिया। उमर, मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ इन सब में आपका तो कोई कसूर नहीं, तो फिर मैं किन वजूहात के तहत आपको आपकी खुशियों से महरूम रखूँ? ये मेरे ऊपर गुनाह भी है और अज़ाब भी, मगर मैं अभी ख़ुद को फौरी तौर पर इस रिश्ते से वाबस्ता तकाज़ों पर नहीं कर सकती। मैं चाह कर भी आपको आपका जायज़ हक़ नहीं दे सकती। सॉरी, ये जो पेज है ये उन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया।
مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 24 گھنٹوں میں تم نے کسی بھی قسم کا تقاضا کیا ہو یا پھر کوئی حکم صادر کیا ہو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے لائبہ کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، جبکہ لائبہ اس پر خود پر جمی ہوئی نظروں سے سٹپائی، اور کہاں عادت تھی اس کو عمر کے اس طرح مخاطب ہونے کی۔ نہیں نہیں، الفاظ جیسے لبوں تک آنے کا رستہ کھو چکے تھے اور زور و شور سے رقص کرنے میں مصروف تھے، چاند کی روشنی میں جیسے ان دونوں ہی تو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرو، ایک بہت اچھا ہم سفر جان کے، اور میرا اعتبار کرو، میں تمہیں تمہاری تمام امیدوں پر پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ تمہارا مان اور بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ لائبہ نے ایک خاموش نظر عمر پر ڈالی، پھر اسی خاموش سے واپس پلکوں کی چھلمن گرا گئی، جیسے عمر کی پرحد آنکھوں میں مزید کچھ دیر اور جھانکتی تو پتھر کی ہو جاتی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا، نظریں لائبہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، وہ آنکھوں کے ذریعے اس کے پرنور چہرے کو دل میں اتار رہا تھا، آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی، اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا گنگنا بیٹھی ہو۔ اچانک ہی بادل زور سے گرجا اور چھم سے بادل آئی، بارش کی وجہ سے مٹی سے اٹھتی محصور کن خوشبو ماحول میں فساں طاری کر گئی، ایک دوسرے کی ذات کا احساس دلانے پر اصرار کر رہی تھی۔ عمر اس کا ہاتھ تھام کے بغیر کچھ کہے اس کو ٹیرس کے سرے پر واپس لے آیا، اور خود بھی بھیگا تھا اور اس کو بھی پورا بھگا چکا تھا۔ چھم چھم برساتی بارش میں وہ دونوں ہی خاموشی سے پورا بھیگ رہے تھے، بارش کی بوندیں ٹپک ٹپک کرتی ماحول میں سرسرا ارتعاش پیدا کرنے پر آمادہ تھیں۔ لفظ جیسے کہیں گہری نیند سو گئے ہوں، بس کچھ تھا تو کچھ نہیں تھا، اور وہ دونوں شاعر آنکھوں کی زبان جانتے تھے، سمجھتے تھے کہیں آن کہیں کی۔ عمر ان کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے حد درجہ گریز تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کے لونگ کرتے اور فون کلر کے ٹراؤزر میں وہ عمر کو بہت پیاری اور اچھی لگ رہی تھی، صرف اور صرف اس کی نظریں ملانے سے قاصر تھی، ہچکچا رہی تھی، شاید نئے رشتے کی وجہ سے عمر سے کترا رہی تھی۔ اب جیسے ان میں مزید عمر کو لو دیتی نظروں کا سامنا کرنے کی سکت نہ رہی، وہ واپس تیزی سے مڑی، مگر ہائے رے قسمت، جیسے سارے ستم آج ہی ایک ساتھ اس پر ہوں۔ بارش کی وجہ سے فرش کا بھیگا ہونا اس کے لیے بہت بڑا امتحان بنا۔ وہ پیچھے ہٹی تھی کہ ایک دم لڑکھڑائی اور پوری طرح سے زمین بوس ہونے کو تھی۔ اس نے گرنے کے خوف سے بے ساختہ عمر کے شانوں کو تھاما، اور اس کے بالوں نے دنستہ عمر کے چہرے سے اشارت کی، جبکہ عمر نے تیزی سے اس کو سہارا دیتے کمر سے تھام کر اس کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جگہ لیا۔ اپنے حصار میں لیے وہ اس کو اندر روم میں لے آیا۔ وہ گرنے لگی، اس لیے آپ کو اسے آگے وہ خاموش ہوگی۔ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، میرے زور بازو میں اتنی طاقت ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کر سکوں۔ لہجہ دھیما مگر سخت تھا، ارادوں کی پختگی چھلکا تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی اس کی بولتی قربت کو، اس پر تضاد جائز شرعی رشتے اور یہ تنہائی۔ عمر اس کے چہرے پر بکھرے کوس فضا کے رنگوں کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے بھی اس کو مزید خود سے قریب تر کر گیا، اتنا کہ وہ اب آسانی سے لائبہ کی اٹھل پتھل ہوتی سانسوں کو سن سکتا۔ لائبہ اس کی نرم گرم سانسوں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی، چہرے پر اپنے، جبکہ رخسار سرخ ہوئے، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ عمر نے اس کی کمر کے گرد حصار مزید تنگ کیے، اتنا کہ اس کو لائبہ کی مزید انگلیاں اپنی کمر کے گرد پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے اوپر جھکا اور اس کی گردن پر اپنے دکھتے ہوئے انگاروں کی مانند لب رکھ دیے۔ وہ تھم سی گئی، اپنی جگہ سن رہ گئی، پورا وجود جیسے آگ کی زد میں آیا۔ تمہیں حمزہ کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے تھا، تمہارا رویہ میرے حساب سے تو اس کے ساتھ بالکل ہی غیر مناسب تھا۔ آفٹر آل وہ تمہارے ہسبینڈ ہیں۔ اشیر باہر لون میں بیٹھا اس کو سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں قدرے پرسکون ہو چکے تھے، رات کے کھانے کے بعد تازہ ہوا سے اپنے دماغ کو پرسکون کر رہے تھے۔ رحمان صاحب کو ڈسچارج کر کے گھر لایا گیا اور ان کی طبیعت بھی بہتر تھی۔ اب ان کے گھر کا ماحول بھی ہلکا پھلکا ہو چکا تھا، اور حمزہ اور رحمان صاحب کے دلوں پر جمی گرد صاف ہونے سے، جبکہ حمزہ کل ہاسپٹل کے بعد اس کو نظر نہیں آیا،
یا پھر داستانہ وہ حمزہ کا سامنا کرنے سے گریز تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی جب وہاں سے پہلے موجود عاشیر بھی اپنے لیے چائے کا پانی چڑھا رہا تھا۔ چائے بنانے کے بعد وہ دونوں ہی خواری کرنے لان میں آئے۔ وہ تو ان سے بھی زیادہ میرا بدترین رویہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو میرے دل میں حمزہ کے لیے سوائے نفرت کے اب کچھ نہیں رہا۔ شفا، اگر وہ تمہارے لیے عمل جنسی رہے ہیں تو نفرتوں کو پالنے کی بجائے معاملہ فہمی سے بھی تو کام لیا جا سکتا ہے۔ معاملہ فہمی اور جھکنے کی تو بات ہی مت کرو۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے کس قدر خود کو گرایا اس شخص کے آگے، اور وہ سب کچھ میں تمہارے سامنے لفظوں میں بیان کرنے سے بے بس ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اپنا گھر برباد کر لو۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر ہمیشہ آباد رہے۔ اور پھر شفا، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو، اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں سوچو۔ اس اقدامات کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو سکے گا۔ بابا جانی ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اس نام نہاد رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی اور یہ چیپٹر کلوز۔ اور جلد از جلد کسی ایک طرف ہو سکے اور میں ایک طرف، بالکل جینے اور مرنے سے بہتر ہے کہ یہ چیپٹر اب جلد از جلد کلوز ہو جائے۔ یہ چیپٹر جو تم کہہ رہی ہو نا، یہ اتنی آسانی سے کلوز ہونے والا نہیں۔ دیکھو شفا، اچھی طرح سے سوچو سمجھو، آگے کی حالات ہر ایک زاویے سے سمجھو۔ اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا، یہ زندگی کے کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ بات کو سمجھو میری۔ وہ مستقل اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کی زندگی ایک دفعہ پھر خوشیوں سے بھر جائے، مگر جیسے شفا اب کسی بھی قسم کی محافظت نہیں چاہ رہی تھی، یا شاید اس کے ساتھ گزرے حالات اس کو اس قدر کٹھور بنا گئے تھے۔ نہ عشیر اب سوچنے سمجھنے کا وقت گزار گیا۔ جب پانی سر سے اوپر گزر گیا تو بس اور پار کوئی فیصلہ کر دینے ہی بلائی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو بیزاری سے ہاتھ کی پشتیں رگڑتے ہوئے بولی، نہیں شفا، ان حالات میں خود کو مضبوط کرو۔ اس طرح سے روئے تو کیا سب کچھ بھی اتر سکے گا؟ وہ شفا کے گول کین کے ٹیبل پر دھرے نازک ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دلاسا دے رہا تھا۔ وہ اس کو ایک چھوٹی بہن کی طرح عزیز تھی۔ اچانک تیز گاڑی کے ڈرپ کی روشنی شفا کی آنکھوں پر پڑی اور اپنے سیدھے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو ڈھانپ کر روشنی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنے والا شاید اس احساس سے آ رہی تھا، کسی کو اس کی سانس سے تکلیف ہو۔ ڈے پر کی تیز روشنی سے شفا آنکھوں کو کھولنے سے قاصر تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور دب سے ایک سوٹ کیس بٹکنے کے انداز میں کارچ پورچ کی زمین پر گاڑی سے پھینکا گیا۔ عاشیر نے بھی چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شفا کی نظریں ابھی تک گاڑی میں سے اترنے والے شخص کی متلاشی تھیں، جس کی وہ ابھی تک مشکل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ حمزہ کے بیگ اپنے شانے پر ڈال کر ان دونوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر بولی، لہجے میں واضح رکھائی تھی، کول ڈاؤن۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا اور پھر یکایک اس نے شفا کے ٹیبل پر دھرے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر تسلی دینے لگا۔ حمزہ اپنے مخصوص روبدار مغرورانہ چال چلتا دونوں تک پہنچا۔ جس ہاتھ کو تم بہت حق سے پکڑے بیٹھے ہو نا، یہ ہاتھ سمیت یہ پورا وجود صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ جڑ سے شفا کا ہاتھ بیزاری سے عشیر کی گرفت سے چھڑا گیا۔ تم بہت بدل گئے ہو، تمہارا اور میرے درمیان کبھی اس قدر تلخ تعلقات تو وابستہ نہیں رہے۔ عشیر دل ہی دل میں محسوس ہوئے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا، اس کی اس حرکت پر جیسے شفا آگ بگولا ہو بیٹھی ہو۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو وہ کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولتا عشیر کے اوپر طنز کر گیا۔ ویری ویل، کیا طنز کی ایکسٹرا کلاس لینا شروع کر دی؟ وہ بغیر برا منائے حمزہ کو دیکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بہت اطمینان سے کہتا، اندر ہی اندر حمزہ کو مزید تپ آ گیا، آپ اپنی حد میں رہیں، نہیں تو میں بھول جاؤں گی کہ میری کیا حد باقی ہے۔ وہ تنفر سی کرسی دھکیل کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ غصے کی شدت سے جیسے اس کا پورا وجود لرزا اٹھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے بال نکال کر کھڑا کر دے، مگر پھر اپنے بیمار باپ کا خیال آیا اور یکدم تھم گئی اور خون کا گھونٹ پی کر بیٹھ گئی۔ میری حدود کا تعین تم کیا کرو گی؟ اگر میں اپنے اعتراض جتانے پر آؤں تو تمہارا یہ تنفر جاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ خیر، سب کے اختلافات اپنی جگہ، مگر مجھے یہ جتانا ہے اب مختلف ہونا۔ وہ اپنے نکیلے بانٹ سے گارڈن کی گھاس کو بیزاری سے کھاڑ رہا تھا۔
नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानता है कि लोग इनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल है जो कि इनके सीने में धड़कता है। अशीर शफ़ा को देखते हुए बहुत गहरी बात कह गया था, जैसे हमज़ा को ढीले छुपे लफ्ज़ों में बहुत कुछ समझाना चाहा हो। शफ़ा रुको 1 मिनट, वो अशीर की बात को नज़रअंदाज किए शफ़ा के कदमों को एक दफ़ा फिर से जगह गया था। क्यों, अब कुछ रह गया है मज़ीद करने को? वो फाड़ खाने वाले लहजे में पलटी। मेरी गलतियों को दरगुजर करो तो यार। जान हमज़ा उखड़ा था, वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, वो बड़े मज़े से कहता मज़ीद आग में पेट्रोल डालने का काम कर गया। देखा तुमने अशीर, ये बंदा अभी भी किस कदर एटीट्यूड दिखा रहा है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो तो जैसे हमज़ा की ये आखिरी बात सुनकर आग बगोला हो गई हो, जबकि वो सितमगर कहकर बड़े मज़े से आगे बढ़ चुका था। नहीं, वो ऐसे ही तुम्हें तंग करा है। वो लोग मोहब्बत करते हैं दिल से, वो खुद से अजीज़ शख्स को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अशीर ने मामला समझाना चाहा। आप किसी तो नहीं हो, और हमज़ा जैसे लोग मोहब्बत तो दूर की बात, मोहब्बत के लफ्ज़ को भी बदनाम करते हैं। वो किसी सूरत भी हमज़ा के लिए दिल में नरम गोशा नहीं पा रही थी, या फिर कुछ नरमी इख्तियार करने में मूड में ही नहीं थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, जानी पहचानी सी खुशबू इसके नथों से टकराई। शफ़ा ने ठक कमरे की लाइट जलाई, लम्हे ही पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया। ये सब क्या है? बेड पे हमज़ा कुछ देर पहले पहने हुए कपड़े बेतरतीब से पड़े हुए थे, जबकि फर्श पे सूटकेस चाक हुआ अपनी किस्मत पर रो रहा था। इसकी हसीयत अलर्ट हुई थी क्योंकि सूटकेस की मौजूदगी भी वो अपने कमरे में इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा कर रही थी, इसमें से कपड़े निकाल लिए गए हैं। अब इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। हमज़ा का मोबाइल, ड्रेस वॉच, सिगरेट और लाइटर वगैरह सब कुछ टेबल पर बिखरे पड़े थे। तो इसका मतलब वो शख्स इसी के कमरे में मौजूद था, मगर कहाँ? वो शदीद अश्याल में इधर उधर अब हमज़ा को ढूंढ रही। क्या हुआ, मुझे तलाश कर रही हो? वो शावर लेकर निकला। ढीले डाले ट्राउज़र में मौजूद शर्ट से बेनियाज न जाने कहाँ से नमूद हुआ। आप यहाँ, और वो भी इस वक्त? मेरे रूम से चले जाएं फौरी, वो भरमी से कहती अपने हाथ को उठाकर शहादत की उंगली दरवाजे की तरफ कर कर बोली। आंखों में यकदम जैसे लाल मिर्ची भरी हुई थी, वो बुरी तरह चलाई। हमज़ा की आवाज़ कानों में क्या पड़ी, शफ़ा को लगा जैसे किसी ने पूरे कमरे में खौफनाक सूर फूंक दिया हो। हमज़ा बारीक कदमों से चलते हुए शफ़ा तक का फासला तय कर गया और इसके करीब जाकर रुका। शफ़ा को चंद सेकंड लगा खुद को संभालते, और इसकी जानिब से निगाह हटा गई जैसे वो कमरे में मौजूद ही ना हो। इसकी मौजूदगी से इसको कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। वो अपनी तयन यही साबित करना चाह रही थी हमज़ा के सामने, मगर कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो चाह कर भी नहीं छुपा सकती। मैं खुद को कमज़ोर तो नहीं पड़ने दूंगी, एक दफ़ा अपने ही महरम से खिलौना बनकर टूट चुकी हूँ, मगर अब नहीं। औरत कमज़ोर नहीं होती, याद रखना हमज़ा जलाल। मगर अब इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट ज़रूर जाएगी, या फिर सीधी नहीं होगी, क्योंकि मर्द ही की टेढ़ी पसली से खुदा ने इसे बनाया है। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहती जैसे दुखते हुए अंगारों की ज़ख्मी थी। इस कदर लहजा बरम हुआ था कि तनफ़ुस तेज़ हुआ। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी, मगर हमज़ा को तो जैसे किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कुछ ही देर में खामोश खड़ा, लबों पर मुस्कुराहट लिए इसको देखता रहा, और फिर बहुत इत्मीनान से शफ़ा के तकिया भी लेते हुए अपने सर के नीचे रखकर पूरे बेड पर शाने अंदाज में छोड़ कर लेट गया, जैसे ये शफ़ा का नहीं बल्कि इसका बिस्तर हो। अब कैसा महसूस कर रही हो जान हमज़ा? बगूर देखे बारी लहजे में दरियाफ्त किया गया, मगर वो तो अब जैसे लबों पर फ़क्ल चढ़ चुकी थी। आंखों में हमज़ा को अपने बिस्तर में दराज देकर वहशे से उतरी। जितना कहना है वो कह चुकी थी, जो बताया था बहुत अच्छे से जता चुकी थी। अब सबके बाद तो हमज़ा को चले जाना चाहिए था। मेरी ये पहली शादी है, सो असरार और रमूस इतना मालूम नहीं। पूछना पड़ेगा, बीवी नाराज़ हो तो कैसे मनाना पड़ेगा किसी वेल एक्सपीरियंस बंदे से। वो इतना सब कुछ कहकर माहौल के तनाव को ख़त्म करने के बारे में कैसे सोच सकता था, जबकि ये सब रंजिशें और दूरियां इसी की तो खुद साख्ता पैदा की हुई थी। फिर वो कैसे ये सारा तनाव ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था आखिर? तो वो क्या एक नई शुरुआत करने आया था, या फिर किसी किस्म का अज़ल? क्या फिर इससे एक दफ़ा नया धोखा देने की तैयारी मुकम्मल कर बैठा था? मगर शफ़ा तो जैसे हर तरह के जज्बात और एहसास से आरी हो चुकी थी।
इसकी तरह से किसी भी किस्म का रिएक्शन न पैदा ना हुआ। हमजा इसके चेहरे को बगूर तकते हुए हाथ बड़ा करके इसको समझने का मौका दिए बगैर खुद पर गिरा गया। हमारे दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा हमजा जलाल साहब। इसकी नज़रों में बेपनाह हकारती लहजा जैसे आ गया था। अगर फिर भी अब आप ज़बरदस्ती करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं तो बेशक आप ताकत में मुझसे कहीं ज़्यादा हैं। हाँ, मगर एक दफ़ा ये ज़रूर सोच लें कि ताकत की बना पर दिल फतह नहीं किए जाते। वो बुरी तरह से इसको नोच रही थी। खुद को छुड़वाने के लिए वो संगदिल था कि जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुस्कुराए चला रहा था। तो इसका मतलब है कि तुम मांगती हो कि मैं तुम्हें अपने ज़ोर बाजू से काबू कर सकता हूँ। इन शोर तुम मुझसे हार मान बैठी हो। वो जैसे इसको तंग करने पर कमर कस चुका था। इसको आप बोला होना देख खत उठा रहा था। यह शायद इसके गुस्से से महफूज हो रहा था। आज के दिन बाद वो इसको बिल्कुल पहले जैसे जंगली बिल्ली दिखाई दे रही थी, बेखौफ बहादुर और पूरी दुनिया को फतह करने का अज़म खुद भी रखने वाली। बोलो, जो कहना चाहती हो कह लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। जब तुम्हारा दिल हल्का हो जाए तो हम दोनों वापस दोस्ती कर लेंगे। वो खुमार आलूदा लहजे में कहता इसके गिर्द मज़ीद हसारत तंग कर गया, हत्ता कि इसकी शर्ट की जिप पूरी चौक कर चुकी थी। मुझे मत छुओ, तुम्हारे छूने से अब मुझे अपने वजूद से नफ़रत होती है। पहले मुझे तुम्हारे छूने से कराहत महसूस होती थी, मगर अब मुझे नफ़रत होती है। बार बार एक ही सोच मेरे दिमाग में आती है, क्यों मैंने एक ऐसे शख्स को अपना वजूद सुपुर्द किया जो इसके काबिल ही ना हो। तुम क्या समझते हो तुम्हारा जब दिल चाहेगा मुझे अर्श पर बिठा दोगे, जब दिल चाहेगा मुझे ज़मीन पर पटक दोगे। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कतई कोई गुंजाइश नहीं। नफ़रत करती हूँ तुमसे, शदीद नफ़रत। हमजा जलाल वो हज़ियाती अंदाज में चलाई जैसे अपने आपे में ही ना हो। ओके, रिलैक्स, काम डाउन, टेक इट ईजी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो यकायक अपनी गिरफ्त से इसको आज़ाद कर गया। मेरी तरफ देखो शफ़ा, जो भी हुआ मैं इसके लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो इसका रुख अपनी तरफ करके बोला, ये रिश्ता बन चुका है और तुम मानो या ना मानो मगर तुम मेरी बीवी हो। मैं तुमसे जायज़ रिश्ता रखता हूँ। इस चाय को तुम जुटला नहीं सकती, बल्कि तुम तो क्या या कोई और भी नहीं जुटला सकता, ठीक है। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।